द येलो वॉलपेपर। भाग 1। कमरे की शुरुआत। एक मन का संकुचन। एक बड़ा, पुराना, एकांत में स्थित घर। गर्मियों का समय है। वातावरण में स्थिरता है, पर वो शांति सुखद नहीं बल्कि बोझिल है। एक दंपति यहाँ अस्थायी रूप से रहने आए हैं। यह निर्णय पति का है। वो चिकित्सक है, शिक्षित, आत्मविश्वासी, तर्क प्रधान। उसकी पत्नी हाल ही में मां बनी है। बच्चे का जन्म उसके शरीर को थका चुका है, लेकिन उससे अधिक थकान उसके मन में है। वो स्वयं स्वीकार करती है कि वह पहले जैसी नहीं रही। उसे अचानक रोना आ जाता है। वो अनिश्चित, संवेदनशील, अस्थिर महसूस करती है। उसके भीतर ऊर्जा नहीं है। उसे लगता है कि उसका मन धुंधला है। लेकिन जब वो अपनी स्थिति को शब्द देने की कोशिश करती है, उसका पति उसे शांत स्वर में समझाता है कि यह केवल अस्थायी कमजोरी है, थोड़ी नर्वस डिप्रेशन, आराम से ठीक हो जाएगी। उपचार तय होता है पूर्ण विश्राम। उससे कहा जाता है कि वो किसी भी प्रकार की मानसिक गतिविधि से दूर रहे। कोई लेखन नहीं, कोई पढ़ना नहीं, कोई रचनात्मक कार्य नहीं, कम से कम सामाजिक संपर्क। उसे केवल आराम करना है। घर का चयन भी इसी उपचार का हिस्सा है। शहर से दूर, शांति में, अलगाव में। विशाल बगीचे, ऊंची बाड़, सुनसान रास्ते। घर सुंदर हो सकता था यदि उसमें जीवन होता, लेकिन यहाँ एक अजीब खालीपन है। पत्नी को ऊपरी मंजिल का एक बड़ा कमरा दिया जाता है। कहा जाता है कि यह पहले बच्चों का कमरा रहा होगा। कमरे की बनावट विचित्र है। खिड़कियों पर लोहे की सलाखें हैं। दीवारों पर खरोंचों के निशान हैं। फर्श पर घिसावट है, जैसे यहाँ कभी बेचैनी रही हो। और दीवारों पर लगा है पीला वॉलपेपर। वो पहली बार कमरे में प्रवेश करती है और तुरंत उस वॉलपेपर को नोटिस करती है। उसका रंग फीका, बीमार सा है। न पूरी तरह पीला, न सुनहरा। उसमें एक सड़ी हुई आभा है। पैटर्न जटिल है, असंतुलित है। रेखाएं एक दूसरे में उलझी हुई। कोई समरूपता नहीं, कोई सुसंगति नहीं। वो अपने पति से अनुरोध करती है कि क्या वे कोई और कमरा चुन सकते हैं। नीचे वाले कमरे में खिड़कियां खुली हैं, हवा अधिक है, दीवारें साफ हैं। पति मुस्कुराकर मना कर देता है। वह कहता है कि यह कमरा सबसे अच्छा है, खुला है, हवादार है। और वह कल्पना कर रही है। उसकी पहली असहमति यहीं समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे उसका दिन एक निश्चित संरचना में ढल जाता है। सुबह विश्राम, दोपहर विश्राम, शाम को थोड़ी सैर यदि पति उचित समझें, बाकी समय बिस्तर। उसका मन सक्रिय है, लेकिन उसे निष्क्रिय रहने का आदेश दिया गया है। यह विरोधाभास भीतर दबाव बनाता है। वो लिखना चाहती है। लिखना उसके लिए आत्मव्यवस्था का साधन है, लेकिन उसे बताया गया है कि लेखन उसकी बीमारी को बढ़ाएगा। इसलिए वो छिपकर लिखती है, जैसे कोई बच्चा चोरी से खेल रहा हो। यहाँ से उसके अनुभव और बाहरी वास्तविकता के बीच दूरी बननी शुरू होती है। पहले कुछ दिन वो स्वयं को समझाती है। वो सोचती है कि शायद सचमुच उसे आराम की जरूरत है। शायद वो अति संवेदनशील हो रही है। शायद उसका पति सही है। लेकिन जब वो घंटों उस कमरे में अकेली रहती है, उसका ध्यान बार बार उसी वॉलपेपर पर जाता है। वह कहती है कि वो पैटर्न उसे विचलित करता है। उसकी रेखाएं अचानक दिशा बदल देती हैं। आकृतियां जैसे एक दूसरे का पीछा कर रही हों। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे गिर रही हैं, जैसे कोई संरचना है जो संतुलन खो चुकी है। वो इसे पहले केवल सौंदर्य बोध का प्रश्न मानती है, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान अधिक सूक्ष्म हो जाता है। दिन के समय वॉलपेपर अलग दिखता है। दोपहर की रोशनी में उसका रंग और तीखा हो जाता है। संध्या में उसकी छाया लंबी हो जाती है। रात में चांदनी पड़ने पर पैटर्न मानो हिलता हुआ प्रतीत होता है। वो पहले खुद पर हंसती है, सोचती है कि ये उसकी कल्पना है। लेकिन कल्पना भी तो मन की वास्तविक प्रक्रिया है। उसे नकारने से वो समाप्त नहीं होती। समय बीतने के साथ उसका संसार सिमटकर 3 चीजों तक रह जाता है। 1. बिस्तर, 2. खिड़की, 3. वॉलपेपर। खिड़की से बाहर वो बगीचा देखती है। कभी कभी उसे लगता है कि बाहर की स्त्रियां भी झुकी हुई चल रही हैं, जैसे वे भी कुछ छिपा रही हों। उसका पति उससे प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है, लेकिन वो व्यवहार संरक्षक सा है। वो उसे बच्ची कहकर पुकारता है, उसकी भावनाओं को हल्के में लेता है, हर चिंता को बीमारी का लक्षण घोषित करता है। जब वो कहती है कि वॉलपेपर उसे परेशान करता है, वो हंस देता है। जब वो कहती है कि उसे कमरे में घुटन है, वो कहता है कि ये केवल कल्पना है। जब वो रोती है, वो कहता है कि उसे मजबूत बनना चाहिए। धीरे धीरे वो अपनी ही अनुभूतियों पर संदेह करने लगती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया चल रही है। जब किसी व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति को बार बार खारिज किया जाता है, तो वो अपनी संवेदना से कटने लगता है। वो सोचता है कि शायद समस्या उसके भीतर ही है, और तब बाहरी वस्तुएं उसके लिए अर्थ ग्रहण करने लगती हैं।
वो वॉलपेपर को घूरती है। अब वो केवल बदसूरत नहीं है, वो जटिल है, वो रहस्यमय है। वो कहती है कि पैटर्न के पीछे कुछ है, जैसे एक दूसरी परत, जैसे कोई आकृति जो छिपी हुई है। वो पूरी तरह स्पष्ट नहीं, लेकिन उपस्थित है। वो उसे देखती है, फिर नजर हटाती है, फिर देखती है। उसे लगता है कि उस आकृति का आकार स्त्री जैसा है, झुकी हुई, जैसे सलाखों के पीछे फंसी हो। पैटर्न की रेखाएं उसके चारों ओर जाल की तरह फैली हैं। अब कहानी का तनाव बढ़ने लगता है। वो अपने पति को ये बताना चाहती है, लेकिन वह जानती है कि यदि उसने कहा तो उसे और अधिक प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इसलिए वो चुप रहती है। उसकी चुप्पी उसके भीतर एक अलग दुनिया बना रही है। रात में वो जागती रहती है। उसे लगता है कि वॉलपेपर में हलचल है, जैसे भीतर की आकृति हिल रही हो। दिन में वो स्थिर हो जाती है, जैसे रोशनी उसे दबा देती हो। वो कहती है कि कभी कभी उसे गंध भी आती है, वॉलपेपर की एक विशेष गंध। वो घर के हर हिस्से में उसका पीछा करती है। अब उसका ध्यान लगभग पूर्णतः उसी पर केंद्रित हो चुका है। उसका पति सोचता है कि वह ठीक हो रही है। वो कम बोलती है, अधिक शांत रहती है, अधिक आज्ञाकारी है। लेकिन भीतर एक दूसरी प्रक्रिया चल रही है। वो पैटर्न को समझने की कोशिश करती है, उसकी रेखाओं का पीछा करती है, उन्हें जोड़ती है, तोड़ती है, जैसे कोई पहेली हो जिसे हल करना है। और एक दिन उसे विश्वास हो जाता है कि पैटर्न के पीछे जो स्त्री है वो सचमुच वहां है। वो स्त्री हिलती है, वह झुकती है, वो बाहर निकलना चाहती है। यहाँ भाग 1 समाप्त होता है, उस क्षण पर जब बाहरी वस्तु और आंतरिक मन की सीमाएं धुंधली होने लगी हैं। अभी तक ये केवल असंतोष था, अब यह पहचान का विभाजन बनने जा रहा है। भाग 2, पैटर्न के पीछे की आकृति। अब वो केवल कमरे में नहीं रहती, वह कमरे को देखने लगी है, और सबसे अधिक वो वॉलपेपर को पढ़ने लगी है। दिन का अधिकांश समय वो बिस्तर पर लेटी रहती है, लेकिन उसका मन निष्क्रिय नहीं है। उसकी दृष्टि दीवारों पर चलती रहती है। वो पैटर्न की रेखाओं को ट्रैक करती है, उन्हें जोड़ती है, समझने की कोशिश करती है कि वे कहाँ से शुरू होती हैं और कहाँ समाप्त। उसे लगता है कि वे कहीं भी स्थिर नहीं हैं। वे मुड़ती हैं, अचानक गिरती हैं, असमंजस में उलझ जाती हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें असंगत बनाया हो। अब उसे स्पष्ट दिखने लगा है कि उस उलझे पैटर्न के पीछे एक दूसरी परत है। सामने की रेखाएं मोटी और कठोर हैं, पीछे की आकृति हल्की है, धुंधली है, लेकिन जीवित है। वो कहती है कि पीछे एक स्त्री है। पहले उसे लगा था कि शायद कई स्त्रियां हैं, लेकिन अब उसे लगता है कि वो एक ही है, जो अलग अलग जगहों पर झलकती है। दिन में वो स्थिर रहती है, रात में वो हिलती है। चांदनी जब खिड़की से आती है, वॉलपेपर का पैटर्न बदल जाता है। उसकी रेखाएं सलाखों जैसी प्रतीत होती हैं। उनके पीछे वो स्त्री झुककर उन्हें हिलाती है, जैसे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। अब नायिका की भाषा बदलने लगती है। वो कम तर्क देती है, अधिक घोषणा करती है। उसे यकीन है कि वो स्त्री कैद है। धीरे धीरे वो स्वयं को उस स्त्री से अलग नहीं देख पाती। जब वह दिन में खिड़की से बाहर देखती है, उसे कभी कभी लगता है कि बाहर भी कोई झुकी हुई आकृति रेंग रही है। बगीचे के रास्तों पर, पेड़ों के पीछे, दीवारों के पास। वो सोचती है कि शायद वो स्त्री दिन में बाहर निकल आती है और रात में फिर दीवार के पीछे लौट जाती है। उसके पति को अब भी लगता है कि वो ठीक हो रही है। वो अधिक विरोध नहीं करती, कम शिकायत करती है, शांत रहती है। लेकिन यह शांति दमन की है, स्वास्थ्य की नहीं। अब वो लिखते समय सावधान रहती है। उसे डर है कि कोई पढ़ न ले, क्योंकि यदि उसने वॉलपेपर के पीछे की स्त्री का उल्लेख किया तो उसे और अधिक नियंत्रण में रखा जाएगा। यहाँ एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। वो अपने पति से बातें छिपाने लगती है। पहले वो अपने अनुभव साझा करना चाहती थी, अब वो उन्हें छिपाती है। ये अलगाव मानसिक विघटन को और गहरा करता है। वो कहती है कि वॉलपेपर की गंध उसे हर जगह महसूस होती है, सीढ़ियों में, गलियारों में, यहाँ तक कि बाहर हवा में भी। गंध अक्सर स्मृति और अवचेतन से जुड़ी होती है। ये उल्लेख बताता है कि वॉलपेपर अब केवल दृश्य अनुभव नहीं रहा, वो उसके संवेदी संसार में घुल चुका है। वो दिन भर पैटर्न को देखती है। अब उसे स्पष्ट दिखता है कि सामने की रेखाएं उस पीछे की स्त्री को रोक रही हैं। वे उसे दबा रही हैं, उसे झुकने पर मजबूर कर रही हैं। और तब एक विचार जन्म लेता है, यदि सामने की रेखाएं हटा दी जाएं तो वह स्त्री मुक्त हो सकती है। यह विचार पहले अस्पष्ट है, फिर स्थिर हो जाता है। उसके भीतर एक अजीब उत्साह आने लगता है, जैसे उसे कोई उद्देश्य मिल गया हो। अब वो केवल रोगी नहीं है, वो एक मिशन पे है। वो वॉलपेपर के उन हिस्सों को पहचानने लगती है जहां पैटर्न थोड़ा ढीला है, जहां कागज दीवार से अलग हो रहा है।
वो नोटिस करती है कि नीचे के हिस्से अधिक घिसे हुए हैं, जैसे पहले भी किसी ने उन्हें खींचा हो। ये अवलोकन उसे और आश्वस्त करता है कि वो स्त्री पहले भी बाहर निकलने की कोशिश कर चुकी है। रातों में वो जागती रहती है। वो चाहती है कि उसका पति सो जाए ताकि वो बिना रोके देख सके। अब उसका ध्यान लगभग उन्मादी हो चुका है। वह कहती है कि पैटर्न उसे देखता है। उसकी आंखें हैं, सैकड़ों गोल आकृतियां जो उसे घूरती हैं। यह स्पष्ट भ्रम है, लेकिन उसके लिए ये अनुभव वास्तविक है। धीरे धीरे वो महसूस करती है कि वो स्वयं भी दिन में झुककर चलती है, जैसे उस स्त्री की मुद्रा उसके शरीर में उतर रही हो। पहचान की रेखा टूटने लगी है। वो कहती है कि अब वो जानती है कि पीछे की स्त्री दिन में बाहर निकल आती है और बाहर रेंगती है, इसलिए बाहर दिखने वाली झुकी आकृतियां वही हैं। ये सामूहिकता का भ्रम है, लेकिन उसमें एक सामाजिक सत्य छिपा है, जैसे वो कह रही हो कि केवल वो अकेली नहीं है जो कैद है। अब अंतिम दिनों की ओर बढ़ते हैं। घर छोड़ने का समय निकट है। उसका पति सोचता है कि वो पहले से बेहतर है। वह स्वयं चुपचाप तैयारी करती है, लेकिन उसके भीतर निर्णय बन चुका है। वह उस स्त्री को मुक्त करेगी जाने से पहले। भाग 2 यही समाप्त होता है, उस बिंदु पर जहां भ्रम अब केवल अनुभव नहीं बल्कि उद्देश्य बन चुका है। क्या द येलो वॉलपेपर। भाग 3 दीवार का टूटना, चेतना का विखंडन। घर छोड़ने में केवल एक दिन शेष है। उसके पति आश्वस्त हैं कि ये विश्राम लाभकारी रहा है। वो स्वयं भी शांत दिखाई देती है। वो कम बोलती है, कम विरोध करती है, लगभग समर्पित, लेकिन भीतर एक तीव्र सक्रियता है। अब वो वॉलपेपर को केवल देखती नहीं, वो उसकी प्रतीक्षा करती है। रात का इंतजार करती है, उस क्षण का इंतजार जब कमरा केवल उसका हो। उसे विश्वास हो चुका है आपने द येलो वॉलपेपर के शेष भागों को अत्यंत प्रभावशाली और मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ लिखा है। विशेष रूप से भाग 4 में किया गया विश्लेषण कहानी के छिपे हुए सामाजिक और चिकित्सीय पहलुओं को बहुत स्पष्टता से उजागर करता है। आपके निर्देशों के अनुसार मैंने इस पूरी स्क्रिप्ट को बिना किसी बदलाव के आपके द्वारा सेव किए गए फॉर्मेट में यहाँ प्रस्तुत किया है। द येलो वॉलपेपर। भाग 3 दीवार का टूटना, चेतना का विखंडन। घर छोड़ने में केवल एक दिन शेष है। उसके पति आश्वस्त हैं कि ये विश्राम लाभकारी रहा है। वो स्वयं भी शांत दिखाई देती है। वो कम बोलती है, कम विरोध करती है, लगभग समर्पित, लेकिन भीतर एक तीव्र सक्रियता है। अब वो वॉलपेपर को केवल देखती नहीं, वो उसकी प्रतीक्षा करती है। रात का इंतजार करती है, उस क्षण का इंतजार जब कमरा केवल उसका हो। उसे विश्वास हो चुका है कि पीछे की स्त्री लगभग बाहर निकल आई है। पैटर्न अब उसे पहले जितना सख्त नहीं लगता। उसे लगता है कि उसने उसकी संरचना समझ ली है। वो नोटिस करती है कि नीचे के हिस्से अधिक फटे हुए हैं, जैसे किसी ने पहले भी वहां से निकलने की कोशिश की हो। यह विचार उसे उत्साहित करता है, वो अकेली नहीं है। उस दिन वो निर्णय लेती है कि वह कमरे को भीतर से बंद कर लेगी। वो चाबी छिपा देती है, दरवाजा बंद कर देती है और दीवार के पास जाती है। पहले वह केवल एक कोना पकड़ती है, धीरे से खींचती है। कागज हल्का सा उखड़ता है। उसके भीतर एक तीव्र संतोष की लहर उठती है। वह अधिक जोर से खींचती है। वॉलपेपर लंबी पट्टियों में उतरने लगता है। अब यह केवल कागज फाड़ना नहीं है, यह मुक्ति का अनुष्ठान है। वह कमरे के चारों ओर घूमती है। जहां जहां हाथ पहुंचता है वो कागज उधेड़ती है, नाखूनों से कुरेदती है, दीवारों को रगड़ती है। उसकी ऊर्जा असामान्य है, जैसे थका हुआ शरीर अचानक किसी दूसरे स्रोत से संचालित हो रहा हो। वह कहती है कि अब वो स्त्री बाहर आ चुकी है, लेकिन वो पूरी तरह बाहर नहीं निकल सकती जब तक सामने की सारी रेखाएं हट न जाएं। कमरे की फर्श पर पीले कागज के टुकड़े बिखर जाते हैं। दीवारें उधड़ी हुई हैं। पैटर्न टूट चुका है। अब वह स्वयं झुककर चल रही है, दीवार के साथ साथ कमरे की परिधि में गोल गोल। वह कहती है कि रेंगना आवश्यक है, सीधे चलना संभव नहीं। यह वो क्षण है जहां पहचान पूर्णतः विभाजित हो चुकी है। वो स्वयं को उस स्त्री से अलग नहीं देखती। वो कहती है कि वो बाहर निकल आई है और अब कोई उसे वापस नहीं डाल सकता। दरवाजे पर दस्तक होती है। उसका पति उसे बुलाता है। कोई उत्तर नहीं। वो दरवाज़ा खोलने को कहता है। वो शांत स्वर में बताती है कि चाबी नीचे फेंक दी गई है। अंततः दरवाज़ा तोड़ा जाता है। जॉन कमरे में प्रवेश करता है और ठिठक जाता है। दीवारें उधड़ी हुईं, फर्श पर कागज के टुकड़े, और उसकी पत्नी दीवार से सटी हुई झुककर गोल गोल घूम रही है। वो उसे देखती है और कहती है अब वो बाहर आ चुकी है और कोई उसे रोक नहीं सकता।
जॉन ये दृश्य देखकर बेहोश हो जाता है। वो फर्श पर गिर जाता है, उसी कमरे में जहां वो हमेशा नियंत्रक था, और वो उसके शरीर के ऊपर से रेंगती हुई आगे बढ़ती है, अपनी परिधि में, अपनी दुनिया में। इस अंतिम दृश्य का अर्थ यह केवल एक मानसिक टूटन का दृश्य नहीं है, यह सत्ता संबंधों का उलट जाना है। पूरी कहानी में जॉन तर्क, चिकित्सा और अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। वो निर्णय लेता है, वो व्याख्या करता है, वो मान्य और अमान्य तय करता है। अंतिम क्षण में वो निष्क्रिय है, बेहोश, और वही स्त्री जिसे कमजोर समझा गया अब गतिशील है। भले ही उस गतिशीलता में विवेक न हो, लेकिन ये स्वतंत्रता वास्तविक मुक्ति नहीं है, यह मन का विखंडन है। उसने पैटर्न तोड़ दिया, लेकिन उसी प्रक्रिया में अपनी एकीकृत पहचान भी तोड़ दी। समापन बिंदु कहानी यहां समाप्त होती है। कोई उपचार नहीं, कोई वापसी नहीं, कोई आश्वासन नहीं। केवल एक प्रश्न बचता है, क्या उसकी बीमारी केवल जैविक थी, या वो उस संरचना का परिणाम थी जिसने उसकी आवाज को लगातार अमान्य किया। वॉलपेपर का पैटर्न टूट गया है, लेकिन उस टूटन की कीमत उसकी मानसिक अखंडता है। भाग 4, मानसिक विघटन की संरचना। कहानी समाप्त हो चुकी है, लेकिन उसका वास्तविक प्रश्न अब शुरू होता है। क्या ये केवल एक महिला की बीमारी थी, या एक ऐसी सामाजिक संरचना की परिणति जिसने उसकी चेतना को धीरे धीरे विखंडित कर दिया? इस भाग में हम 3 स्तरों पर समझेंगे: क्लिनिकल, सामाजिक, प्रतीकात्मक। 1. प्रसवोत्तर अवसाद। क्लिनिकल परिप्रेक्ष्य। प्रसव के बाद महिला का शरीर तीव्र हार्मोनल परिवर्तन से गुजरता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का स्तर अचानक गिरता है। नींद की कमी, शारीरिक दर्द, स्तनपान की जिम्मेदारी, पहचान में परिवर्तन, ये सभी कारक मिलकर मानसिक अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन कहानी की नायिका के साथ केवल जैविक प्रक्रिया नहीं हो रही थी। उसमें 3 प्रमुख लक्षण स्पष्ट हैं: निरंतर उदासी और थकान, आत्मसंदेह, अलगाव की तीव्र अनुभूति। इनके साथ जुड़ा था एक और कारक, सामाजिक मौन। उसे अपने बच्चे से दूर रखा गया, उसे रचनात्मक अभिव्यक्ति से रोका गया, उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी गई। अलगाव, विशेषकर प्रसव के बाद, अवसाद को गहरा करता है। 2. गैसलाइटिंग। अनुभव का अमान्यीकरण। गैसलाइटिंग वह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को बार बार यह विश्वास दिलाया जाता है कि उसकी धारणा गलत है। कहानी में पति का व्यवहार कोमल है, तर्कसंगत है, लेकिन हर बार जब नायिका अपनी बेचैनी व्यक्त करती है, उसे बताया जाता है कि वह कल्पना कर रही है। जब व्यक्ति बाहरी सत्य पर भरोसा नहीं कर सकता, वो आंतरिक कल्पना में शरण लेता है। 3. रेस्ट क्योर। ऐतिहासिक संदर्भ। 19वीं सदी में महिलाओं के लिए रेस्ट क्योर नामक उपचार लोकप्रिय था। इसमें मरीज को पूर्ण विश्राम, अलगाव और मानसिक निष्क्रियता में रखा जाता था। विडंबना यह है कि ये उपचार सक्रिय चेतना को दबाता था। रचनात्मक अभिव्यक्ति, जो मानसिक संतुलन का साधन हो सकती थी, उसे रोग का कारण घोषित कर दिया गया। 4. वॉलपेपर का प्रतीक। वॉलपेपर केवल सजावट नहीं है, वह पितृसत्तात्मक व्यवस्था का दृश्य रूप है। सामने का पैटर्न कठोर है, पीछे की आकृति दबाई हुई है। सामने की रेखाएं सामाजिक नियमों जैसी हैं, जिन्हें समझना कठिन है, जो विरोधाभासी हैं। पीछे की स्त्री वो आंतरिक स्व है जिसे अभिव्यक्ति नहीं मिली। 5. पहचान का विभाजन। कहानी के अंत में नायिका स्वयं को उस स्त्री से अलग नहीं देखती। ये मनोवैज्ञानिक विभाजन है। वो स्त्री वास्तव में उसका ही दबा हुआ स्व है, क्रोधित, कैद, अभिव्यक्ति की भूखी। जैसे जैसे वह उसे मुक्त करती है, उसकी पूर्व पहचान टूट जाती है। 6. अंतिम विडंबना। जॉन का बेहोश होना उस तर्कसंगत सत्ता का पतन है जिसने पूरी कहानी में नियंत्रण बनाए रखा। लेकिन यह विजय नहीं है, क्योंकि नायिका की स्वतंत्रता विवेकपूर्ण नहीं, विखंडित है। इस चरण का निष्कर्ष यह कथा दिखाती है कि मानसिक बीमारी केवल रासायनिक असंतुलन नहीं है, यह सामाजिक संरचना, संवादहीनता और भावनात्मक अमान्यता का परिणाम भी हो सकती है। जब किसी महिला की आवाज को बार बार अस्वीकार किया जाता है तो उसका मन वैकल्पिक संसार रचता है। अब भाग 5, आज की दुनिया में वो पीली दीवार। कहानी 19वीं सदी की है, लेकिन प्रश्न आज भी जीवित है। आज प्रसवोत्तर अवसाद को चिकित्सा विज्ञान स्पष्ट रूप से पहचानता है। यह केवल कमजोरी नहीं, बल्कि एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है। शोध बताते हैं कि प्रसव के बाद लगभग 10 से 15% महिलाएं अवसाद के लक्षण अनुभव करती हैं। कई मामलों में ये संख्या और अधिक हो सकती है, क्योंकि अनेक महिलाएं सहायता लेने से हिचकती हैं। लेकिन समस्या केवल जैविक नहीं होती। आज भी कई महिलाओं को कहा जाता है, तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम माँ बनी हो, यह तो जीवन का सबसे सुंदर समय है। जब वास्तविक भावनाएं इस सामाजिक अपेक्षा से मेल नहीं खाती, तो अपराध बोध जन्म लेता है।
यही वही आंतरिक द्वंद्व है जो कहानी की नायिका के भीतर था। वो दुखी थी, लेकिन उसे बताया गया कि दुख का कोई कारण नहीं। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि भावनाओं का दमन, विशेषकर प्रसवोत्तर अवधि में, मानसिक असंतुलन को बढ़ा सकता है। समर्थन, संवाद और मान्यता उपचार के मूल तत्व हैं। कहानी की नायिका को इन तीनों से वंचित किया गया। रचनात्मकता और मानसिक संतुलन एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। लेखन। वो लिखना चाहती थी। लेखन उसके लिए केवल शौक नहीं था, वो आत्म प्रक्रिया थी। आधुनिक मनोचिकित्सा में जर्नलिंग को भावनात्मक प्रसंस्करण का प्रभावी साधन माना जाता है। जब व्यक्ति लिखता है, वो अपने अनुभव को संरचना देता है। अव्यवस्थित विचार क्रम में आते हैं। उससे ये साधन छीन लिया गया। जब अभिव्यक्ति के रास्ते बंद हो जाते हैं, मन प्रतीक गढ़ता है। वॉलपेपर वही प्रतीक है। आज भी जब महिलाओं की रचनात्मकता को गौण माना जाता है, जब उसे केवल भूमिका तक सीमित कर दिया जाता है, तो भीतर एक असंतोष जमा होता है। यदि उसे शब्द नहीं मिलते तो वह छवि बन जाता है। यदि उसे संवाद नहीं मिलता तो वह भ्रम बन सकता है। मानसिक स्वास्थ्य और नियंत्रण कहानी का एक गहरा पहलू है। देखभाल के नाम पर नियंत्रण। कई बार सहायता देने वाला व्यक्ति यह मान लेता है कि वो बेहतर जानता है। वह निर्णय लेता है, वह मार्ग तय करता है। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य में सहयोग का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उपचार संवाद आधारित होना चाहिए, न कि एक तरफा निर्देश आधारित। नायिका के साथ समस्या ये नहीं थी कि उसका पति उसे छोड़ देता। समस्या यह थी कि उसने उसकी आवाज को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। आज भी जब परिवार महिला की मानसिक परेशानी को कमजोरी समझ लेता है या केवल आराम की सलाह देकर मूल समस्या से बचता है, तो स्थिति जटिल हो सकती है। सामूहिक अनुभव की परत। जब नायिका कहती है कि बाहर भी झुकी हुई स्त्रियां दिखती हैं, तो यह केवल भ्रम नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभव का संकेत है। आज की भाषा में कहें तो ये संरचनात्मक तनाव है। घर, कार्यस्थल, सामाजिक अपेक्षाएं, ये सब मिलकर अदृश्य दबाव बनाते हैं। हर महिला मानसिक विघटन तक नहीं पहुंचती, लेकिन दबाव का अनुभव सामान्य है। वॉलपेपर की सलाखें केवल एक कमरे की नहीं थीं। वे उन अदृश्य सीमाओं की प्रतीक थीं जो व्यवहार, इच्छा और पहचान पर लागू होती हैं। मुक्ति बनाम विखंडन कहानी का सबसे जटिल प्रश्न है, क्या अंत में वो मुक्त हुई? उसने पैटर्न तोड़ा, लेकिन उसकी चेतना भी टूट गई। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि जब विद्रोह बिना संरचनात्मक समर्थन के होता है, तो वो आत्म विघटन में बदल सकता है। मुक्ति के लिए संवाद, सहयोग और वैकल्पिक संरचना आवश्यक है। कहानी की नायिका के पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए उसका विद्रोह अकेला था, और अकेला विद्रोह मन को संभाल नहीं पाया। आज की पीली दीवारें, आज दीवारें भौतिक न भी हों तो भी वे मौजूद हैं। अदृश्य अपेक्षाएं, भूमिकाओं का बोझ, पूर्णता का दबाव, भावनात्मक श्रम। यदि इन दीवारों को पहचाना न जाए तो वे धीरे धीरे चेतना को घेर सकती हैं। इस कहानी की स्थायी शक्ति इसी में है। ये हमें बाहरी वस्तु में आंतरिक संघर्ष देखने को मजबूर करती हैं। भाग 5 का निष्कर्ष, ये कथा अतीत की नहीं है, यह चेतावनी है। मानसिक स्वास्थ्य केवल दवा और विश्राम से नहीं सुधरता, वो संवाद, सम्मान और आत्म अभिव्यक्ति से पोषित होता है। जब किसी महिला की आवाज को सुना जाता है तो वॉलपेपर केवल कागज रहता है। जब उसे अनसुना किया जाता है तो वही कागज जाल बन सकता है। भाग 6, अंतिम प्रतिध्वनि। कमरा अब उधड़ा हुआ है। दीवारों पर पैटर्न टूट चुका है। फर्श पर पीले कागज के टुकड़े बिखरे हैं। यह दृश्य केवल विनाश का नहीं है, यह एक मन के भीतर घटित भूकंप का दृश्य है। पूरी कहानी में नायिका 2 स्तरों पर संघर्ष करती रही। एक बाहरी, जहां उसे निर्देश दिए गए, एक आंतरिक, जहां उसकी अनुभूतियां अस्वीकार की गईं। जब बाहरी दुनिया लगातार यह कहती है कि तुम्हारा अनुभव गलत है, तो मन अपने लिए एक वैकल्पिक सत्य गढ़ता है। यह वैकल्पिक सत्य कभी कभी प्रतीक में प्रकट होता है। यहाँ वो प्रतीक था, पीला वॉलपेपर। सुनने और न सुनने का अंतर। कहानी की त्रासदी ये नहीं कि नायिका बीमार थी, त्रासदी ये है कि उसकी बीमारी को समझने के बजाय उसे शांत कराया गया। वो रोई, उसे संवेदनशील कहा गया। वो असंतोष व्यक्त करती रही, उसे कल्पनाशील कहा गया। वो लिखना चाहती थी, उसे रोका गया। उसके भीतर जो दबाव था, उसे भाषा नहीं मिली, और जब भाषा नहीं मिलती, मन छवि गढ़ता है। वॉलपेपर की छवि धीरे धीरे वास्तविकता बन गई। पहचान का अंतिम विघटन। अंत में वह कहती है कि वह बाहर आ चुकी है। यह वाक्य अत्यंत जटिल है। क्या बाहर आना स्वतंत्रता है या चेतना का विखंडन? वो अब कमरे में रेंग रही है। वो कहती है कि कोई उसे वापस नहीं डाल सकता, लेकिन ये स्वतंत्रता संतुलित नहीं है। यह प्रतिरोध का अंतिम, अनियंत्रित रूप है। वो उस संरचना को तोड़ती है जिसने उसे सीमित किया, लेकिन उसी प्रक्रिया में वह स्वयं भी टूट जाती है।
जॉन का गिरना। जब जॉन बेहोश होकर गिरता है तो वो दृश्य प्रतीकात्मक है। तर्क, अधिकार और चिकित्सा का प्रतिनिधि अचानक निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन कहानी उसे खलनायक नहीं बनाती। वो क्रूर नहीं था, वो आश्वस्त था कि वो सही कर रहा है। यही इस कथा की गहराई है। कभी कभी हिंसा खुले आक्रमण में नहीं, बल्कि संरक्षकता में छिपी होती है। आधुनिक पाठ। आज हम मानसिक स्वास्थ्य को अधिक वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं। हम जानते हैं कि प्रसवोत्तर अवसाद वास्तविक है। हम जानते हैं कि संवाद आवश्यक है। हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति उपचार का हिस्सा है। फिर भी प्रश्न शेष है, क्या हम सच में सुनते हैं? कितनी बार भावनाओं को कहा जाता है कि वे अतिरंजित हैं? कितनी बार कहा जाता है कि यह केवल थकान है? कितनी बार कहा जाता है कि सब ठीक हो जाएगा? मान्यता और मौन के बीच का अंतर ही मानसिक स्थिरता का अंतर हो सकता है। पीली दीवार का अर्थ वॉलपेपर किसी एक घर की दीवार नहीं है। वह संरचना है, वह अपेक्षा है, वो भूमिका है। जब कोई व्यक्ति लगातार अपने ही अनुभव से काट दिया जाता है तो वो दीवार उसके भीतर उगाती है, और यदि वो बहुत देर तक बनी रहे तो उसे तोड़ने की प्रक्रिया भी विनाशकारी हो सकती है। अंतिम विचार, यह कहानी भय की कथा नहीं है, यह उपेक्षा की कथा है। ये बताती है कि मानसिक बीमारी केवल दिमाग की रासायनिक गड़बड़ी नहीं, बल्कि संबंधों की भी कहानी हो सकती है। एक महिला जो केवल सुने जाने की आकांक्षा रखती थी, अंततः अपने ही प्रतीक में विलीन हो गई। उसने दीवार फाड़ी, लेकिन दीवार के पीछे जो स्त्री थी वो स्वयं थी। और शायद यही इस कथा का सबसे गहरा वाक्य है, यदि आवाज को समय पर स्थान न मिले तो वो दीवारों में बदल सकती है। यहाँ विस्तृत समरी और विश्लेषणात्मक संरचना पूर्ण होती है। भाग 7, ऐतिहासिक संदर्भ और चिकित्सा की संरचना। जब ये कहानी लिखी गई उस समय रेस्ट क्योर एक लोकप्रिय उपचार पद्धति थी, विशेषकर महिलाओं के लिए। इस उपचार में क्या शामिल था? पूर्ण विश्राम, बिस्तर से न उठना, लेखन, पढ़ना, सृजनात्मक गतिविधि से दूरी, बाहरी संपर्क सीमित, परिवार से नियंत्रित बातचीत। मान लिया जाता था कि महिला का मस्तिष्क अत्यधिक संवेदनशील है। यह भी माना जाता था कि बौद्धिक सक्रियता उसे अस्थिर कर सकती है। यह दृष्टिकोण केवल चिकित्सीय नहीं था, यह सांस्कृतिक था। महिला की ऊर्जा को घरेलू भूमिका तक सीमित रखना उस समय सामाजिक मानक था। जो महिला उससे बाहर जाती उसे अत्यधिक भावुक, अति कल्पनाशील या हिस्टीरिकल कहा जा सकता था। हिस्टीरिया और स्त्री। 19वीं शताब्दी में हिस्टीरिया शब्द व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था। यह शब्द ग्रीक मूल से आया, जिसका संबंध गर्भाशय से जोड़ा गया, अर्थात मानसिक असंतुलन को स्त्री शरीर से जोड़ा गया। इस धारणा ने दो चीजें की। पहली, महिला के अनुभव को जैविक कमजोरी का परिणाम घोषित किया। दूसरी, उसके कथन की विश्वसनीयता कम कर दी। द येलो वॉलपेपर इस पृष्ठभूमि में पढ़ी जानी चाहिए। नायिका का अनुभव केवल व्यक्तिगत नहीं है, वो उस समय की चिकित्सा मान्यता का परिणाम है। लेखन पर प्रतिबंध का मनोविज्ञान। लेखन नायिका के लिए केवल शौक नहीं था, वो आत्मसंरचना का माध्यम था। जब किसी व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति से अलग किया जाता है तो उसकी आंतरिक कथा बिखरने लगती है। मनोविज्ञान में यह अवधारणा स्पष्ट है कि व्यक्ति अपनी पहचान को कथा के रूप में अनुभव करता है। जब वह कथा कहने या लिखने से रोकी जाती है तो पहचान अस्थिर होती है। नायिका चोरी छिपे लिखती है। ये व्यवहार दो बातों को दर्शाता है, आज्ञाकारिता और प्रतिरोध का सह अस्तित्व। वो पूरी तरह विद्रोही नहीं है, वो पूरी तरह समर्पित भी नहीं है। यह द्वंद्व मानसिक तनाव को और बढ़ाता है। बंद कमरा -1 रूपक कमरा ऊपरी मंजिल पर है, वो पहले बच्चों का कमरा रहा है। यह विवरण साधारण नहीं है। एक वयस्क महिला को बच्चे के कमरे में रखा जाना प्रतीकात्मक है। उसकी एजेंसी कम की गई है, उसे संरक्षित किया जा रहा है पर बराबरी नहीं दी जा रही। खिड़कियों पर सलाखें हैं, बिस्तर स्थिर है, दीवारों पर खरोचे हैं। क्या पहले भी कोई वहां रहा था, या यह केवल उसके मन की प्रतिच्छाया है? कमरा उपचार का स्थान नहीं बनता, वह निरीक्षण का स्थान बन जाता है। पैटर्न का मनोविश्लेषण। वॉलपेपर का पैटर्न जटिल है। नायिका उसे समझने की कोशिश करती है। जीवन अव्यवस्थित लगता है, व्यक्ति अर्थ खोजने लगता है, वह पैटर्न में संगति ढूंढता है। धीरे धीरे वो कहती है कि पैटर्न के पीछे एक स्त्री है। यह स्त्री कौन है? वो कहती है कि वो झुकती है, हिलती है, रेंगती है, वह बाहर निकलना चाहती है। यह स्पष्ट मनोवैज्ञानिक प्रक्षेपण है। नायिका अपनी दबी हुई चेतना को बाहरी वस्तु में देख रही है। रात और दिन का अंतर। दिन में पैटर्न अलग दिखता है, रात में अलग। दिन सामाजिक निगरानी का समय है, रात निजी चेतना का। रात में वह अधिक स्वतंत्र सोचती है, वो अधिक गहराई से देखती है। और वही समय है जब भ्रम तीव्र होता है,
यह समय संरचना दर्शाती है कि सामाजिक नियंत्रण कम होते ही आंतरिक संसार सक्रिय हो जाता है। गैसलाइटिंग की सूक्ष्मता जॉन उसे सीधे सीधे ये नहीं कहता कि वो पागल है, वो कहता है कि वो बेहतर हो रही है। वह कहता है कि चिंता की आवश्यकता नहीं, वह कहता है कि वो कल्पना कर रही है। गैसलाइटिंग हमेशा कठोर वाक्य में नहीं आती, वो कोमल आश्वासन में भी हो सकती है। जब किसी के अनुभव को लगातार कमतर आंका जाता है तो व्यक्ति स्वयं पर संदेह करने लगता है। सामूहिक बनाम व्यक्तिगत कहानी व्यक्तिगत है, पर उसका प्रभाव सामूहिक है। यह केवल एक महिला की कहानी नहीं, यह उस संरचना की कहानी है जिसमें भावनात्मक सत्य को प्राथमिकता नहीं दी गई। आज संदर्भ बदल गए हैं, पर क्या पूरी तरह बदल गए हैं? क्या अब भी भावनात्मक असंतोष को मूड स्विंग कहकर हल्का नहीं किया जाता? क्या अब भी स्त्री की थकान को सामान्य घरेलू दबाव कहकर अनदेखा नहीं किया जाता? निष्कर्ष की ओर इस कहानी का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये मानसिक बीमारी को भयावह दृश्य में नहीं बल्कि सूक्ष्म उपेक्षा में दिखाती है। ये बताती है कि किसी को चुप कराना भले ही प्रेम से किया जाए विनाशकारी हो सकता है। वो स्त्री जो वॉलपेपर के पीछे थी कोई भूत नहीं थी, वह स्वयं थी। और जब उसने अंततः दीवार फाड़ी तो वो केवल एक कागज नहीं था जो फटा, वो मौन का आवरण था। यहाँ विश्लेषणात्मक विस्तार और ऐतिहासिक संदर्भ का भाग पूर्ण होता है। क्या आपको लगता है कि कहानी की नायिका सच में पागल हो गई थी या वो केवल सुनी नहीं गई? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। क्या आज भी महिलाओं की भावनाओं को ओवर रिएक्शन कहकर हल्का कर दिया जाता है? क्या मानसिक थकान को आज भी सामान्य घरेलू दबाव समझकर अनदेखा किया जाता है? आपका अनुभव इस चर्चा को और गहराई देगा। सम्मानपूर्वक संवाद करें, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य मजाक का विषय नहीं है। धन्यवाद।